हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस जो है आपकी चल रही हैं, सीडीपी के प्रैक्टिस सेट्स हम देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देख रहे हैं जो आपकी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये सारे जो आपका सिलेबस होता है सीडीपी का वो सेम होता है, बाल विकास एवं मनोविज्ञान का सिलेबस सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन, देखेंगे आज के हमारे प्रश्न। फटाफट से रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। और जो लोग इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण में किन विद्वानों का श्रेय माना जाता है? होरास, मैन तथा जे राइस का, स्टार्च का, थॉर्नडाइक का, उपर्युक्त सभी का। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, होरास, मैन तथा जे राइस का। अगला प्रश्न इसी के साथ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मूल्यांकन में निहित होती है क्या? वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, ए बी दोनों या क्रमबद्धता। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, वस्तुनिष्ठता। जाहिर सी बात होगी क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसका फिक्स आंसर होता है, या तो वो सही ही होगा या तो वो गलत ही होगा। उसमें हेलो इफेक्ट यानी कि जो व्यक्तिनिष्ठता जिसे हम कहते हैं वो नहीं आ पाता है। हेलो इफेक्ट क्या होता है? जैसे अगर हम किसी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जैसे एक बच्ची है हमारी क्लास में बहुत अव्वल आती है हमेशा, हम उसे पर्सनली जानते हैं और जब हम उसकी कॉपी चेक करेंगे तो उसमें अगर कोई भी थोड़ी बहुत त्रुटि रहेगी तो क्योंकि हम उसे पर्सनली जानते हैं और हम उसे बहुत मानते हैं तो उसकी छोटी मोटी गलतियों को हम शायद इग्नोर कर दें या उसके नंबर ना काटें, या फिर हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कुछ गलत बाई मिस्टेक हो गया होगा, बाकी से तो आता था। तो ये जो एक इफेक्ट होता है मतलब एक प्रभाव आ जाता है किसी को पर्सनली जानने का, जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नहीं आ पाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न या इनमें से सभी। तो ये सभी जो है वो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सरल प्रत्यास्मरण पद संबंधी प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, आत्मनिष्ठ परीक्षण में, व्यक्तित्वनिष्ठ परीक्षण में या फिर इन सभी में। तो ऐसा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुणों के रूप में स्वीकार किया जाता है किसको? वैधता को, विश्वसनीयता को, वस्तुनिष्ठता को या इन सभी को। कुल मिला के वस्तुनिष्ठ परीक्षण का इनमें से क्या गुण होता है वो पूछा है। तो ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं उसके सारे ही गुण होते हैं, इसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। एक वैध परीक्षण अगुणों का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यह कथन किसका है? फटाफट से बताइए। कॉलेस्निक का है, फ्रॉबल का है, स्किनर का है, एनास्टॉसी का है। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉलेस्निक का ये कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ, किस परीक्षण के माध्यम से विषय वस्तु का व्यापक प्रतिनिधित्व होता है? फटाफट से बताइए। व्यापक प्रतिनिधित्व यानी कि कौन से परीक्षण में कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चों को कितना डिटेल से पता है, उसके बारे में वो कितना डीपली जानते हैं, ये बात हमें पता चल जाती है। तो निबंधात्मक परीक्षण में ऐसा होता है क्योंकि इसमें क्या है, बच्चों को बहुत ज़्यादा लिखना होता है, हर चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन करनी होती है ना। अब जैसे हमने कोई चीज़ ऐसे ऑब्जेक्टिव में तो हमने रट लिया, ठीक है, तो भी हमसे बन गया। हालांकि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको और डीप पढ़ना पड़ता है, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन स्कूल लेवल की अगर बात करते हैं तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक चीज़ों को याद रखा है, ऑप्शन देख के याद आ गया और कर लिया। लेकिन निबंधात्मक में ऐसा नहीं होता है। निबंधात्मक में तो डिटेल से एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा और वहीं से पता चलता है कि कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा क्लियर है। साथ ही और बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे बच्चे की भाषा पे कितनी अच्छी पकड़ है, वो मौलिक रूप से जो है अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों का मूल्यांकन हो जाता है। शैक्षिक परीक्षणों का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जा सकता है किसमें? निर्देशन में, शैक्षिक परामर्श में, मूल्यांकन में या इन सभी में। तो सही उत्तर होता है इन सभी में किया जा सकता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को, आगे आपके ऑप्शंस, शिक्षकों से बहस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, अधिक सच संवर कर आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, अधिक धन खर्च करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए,
खाली घंटों में गुट बनाकर बैठने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षक के रूप में अगर आप सोचें, आप एक शिक्षक हैं, तो आपके हिसाब से छात्रों को इनमें से किस चीज़ की अनुमति, आज्ञा नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक सज सवर कर आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। अब बहस करने का यहाँ पे देखिए, हो सकता है कोई टॉपिक हो, कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात हो, बहस इन द सेंस की डिस्कशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, तो वो डिस्कशन तो करेगा ही अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अधिक धन खर्च करने, वैसे तो हम हमेशा यही करते हैं कि बच्चों का पैसा ज़्यादा ना खर्च हो, लेकिन अगर वो कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, वो किसी चीज़ पे काम कर रहा है, और तो उसमें उसका जाहिर सी बात है खर्च होगा ही, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड जो है वो खर्चीली विधि होती है। खाली घंटों में गुट बनाकर बैठने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, डिसिप्लिन के अगेंस्ट है ये, लेकिन अब जब सारे ऑप्शंस को हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला, क्योंकि खाली जरूरी नहीं कि गुट बनाकर किस चीज़ के लिए बैठ रहे हैं, हो सकता है वो डिस्कशन के लिए बैठ रहे हों, ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठ रहे हों, या फिर कोई अपनी पढ़ाई से रिलेटेड समस्या को एक्सचेंज करने के लिए बैठ रहे हो। तो यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं कि बैठ कर क्या करने की बात नहीं हो रही है, इस वजह से हमने इसे भी मान लिया कि चलो ठीक है, लेकिन सच सवर कराने की कोई ज़रूरत स्कूल में नहीं होती है। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका इस प्रश्न के लिए, जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछें, वही सबसे बेस्ट तरीका है। बच्चे को जो डाउट है वो टीचर से पूछे, टीचर जो पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न वो बच्चों से पूछे कि हाँ उनको कितना सीख रहे हैं कितना नहीं, इसका पता चलता रहे। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान, अध्यापक का व्यक्तित्व, शिक्षण विधि या पाठ्य सामग्री। इंटरेस्टिंग बनाना है आपको क्लास टीचिंग को। तो यहाँ पे आज सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है शिक्षण विधि। आप लोगों ने कई टीचर्स को देखा होगा, कोई पाठ्य सामग्री नहीं है, कोई लेसन प्लान बना के नहीं जाते, कुछ भी ऐसा नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन उनके पढ़ाने का जो तरीका है, उनका जो मेथड है वो इतना अच्छा होता है कि बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पास सारी चीज़ रख दी जाए, लेकिन अगर आपके पास टीचिंग मैथड अच्छा, आपका टीचिंग स्किल नहीं अच्छा है, तो फिर कोई फ़ायदा उसका नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। अच्छा प्रश्न है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कती है। समझ रहे हैं, मतलब 5 साल का है राजू, वो खिड़की के बाहर बैठा है, तूफान देख रहा है, बिजली चमकी और कड़कने की आवाज़ आई तो राजू उछलता है। उसके बाद ये बार बार ऐसा होता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर शांति हो जाती है। उसके बाद फिर से जब बिजली कड़कती है तो राजू जो है वो बिजली की आवाज़ सुन के फिर से उछलता है। तो राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? कुल मिला के जब जब भी बिजली की आवाज़ वो सुनता है, गर्जना सुनता है, तब तब वो उछलने लगता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध, प्रयत्न एवं भूल, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्लासिकल अनुबंधन हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाता है। अब उसको पता है कि जब भी बिजली की आवाज़ आएगी तब वो उसको उछलना है, दैट्स इट। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, या इनमें से सभी। सकारात्मक दंड, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मित्रों के द्वारा उपहास। जो ऑप्शन इनमें से है उनमें से, तो देखिए ये अभी ऐसा नहीं है कि टीचर को बोलना चाहिए कि कोई बच्चे को पनिश करना है तो उसके सारे फ्रेंड्स से बोले यार इसका मजाक उड़ाओ, ट्रैपिंग करो, ये नहीं करना है टीचर को, ये गलत बात है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जैसे बच्चों को सेल्फ से लगता है, खुद से लगता है कि मेरा मजाक उड़ेगा, अगर मुझे खड़ा कर दिया गया, कान पकड़ के खड़ा कर दिया गया, तो अब मुझे ना सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं, और ये जो फीलिंग होती है ये बच्चे को क्या करती है, कुछ भी गलत काम करने से रोकती है। जिन बच्चों में ये भावना होती है, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जिन बच्चों में ये चीज़ होती है, उनको फील होता है ये सारी चीज़ें कि मित्रों के द्वारा अगर मजाक उड़ाया जाएगा, उन्हें फील होता है, तो वो लोग फिर ऐसा काम नहीं करते, वो बच्चे खुद ही जो है कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करते कि उनका मजाक उड़ाया जाए। तो ये सकारात्मक दंड के अंतर्गत आ जाता है, जो कि ना तो एक्चुअली में कोई दंड है, लेकिन फिर भी एक तरह से एक दंड ही है। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? जो उपयुक्त नहीं है वो बताना है, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है,
यह का मतलब अभिप्रेरणा। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। जो इसके संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है कि यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है ये भी देख लीजिएगा। हम कि अभी प्रेरणा की जो प्रक्रिया है, मतलब मोटिवेशन की प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी करना करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमें वो चीज़ पसंद इन केस मान लीजिए नहीं है, वो सिचुएशन नहीं पसंद है, या फिर वो रास्ता नहीं पसंद है, या मान लीजिए कोई किसी को कुकिंग सीखना है, अब उसको किचन में जाना पसंद नहीं है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है किचन में रहना, तो अभी प्रेरित किया जा सकता है जिससे वो लक्ष्य की ओर जाएगा, काम करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी स्थिति से दूर रहेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको उसमें इन्वॉल्व होगा और उस पर जीत हासिल करेगा। ठीक है। काफ़ी लोगों ने मुझे लगता है शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि वाला भी शायद गेस किया होगा, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा कि ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि देखिए शारीरिक आवश्यकताओं में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक आवश्यकता तो हमारा भोजन करना हुआ, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं जब भूख लगती है हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है, या फिर हमें हेल्दी खाना है। फॉर एग्जांपल एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं वो फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कुछ हेल्दी खाएं, ठीक है, तो पेरेंट्स जो है वो उसे किसी ना किसी रूप में मोटिवेट करते हैं ताकि वो हेल्दी खाना खा सके, खाए कुछ भी करके, क्योंकि ज़बरदस्ती तो आजकल के बच्चे खाएंगे नहीं, उनको तो मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको इनकरेज करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कहीं ना किसी रूप में, तभी वो करेंगे ऐसा। तो ये आप इसको इस एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पावलव। अभी थोड़ी देर पहले इसका हमने एक क्वेश्चन देखा था। पावलव इसका सही आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, पावलव। अगला प्रश्न, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है किससे? प्रयास एवं त्रुटि कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। कोर्टलेविन, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो ये थॉर्नडाइक से है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव, या सूझ का सिद्धांत? तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, कोहलर माने जाते हैं। बिल्कुल, ये सब तो रटा ही होना चाहिए, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर देते हैं तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है चिंतन शक्ति का प्रयोग कर, चाहे आप तर्क करेंगे, आप किसी समस्या का समाधान करेंगे, आप डिस्कशन करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो भी आपको चिंतन शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। इसी के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, अभी प्रश्न काफ़ी बाकी हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति में उत्पन्न विभिन्न बाधाओं को किसी कारणवश दूर नहीं कर पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? समझ रहे हैं प्रश्न को? अपने लक्ष्य की पूर्ति में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, लेकिन उसे किसी कारण से दूर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मुझे लाइव क्लास लेने में कुछ बाधाएं आ रही हैं, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है, उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिएगा क्या करना चाहिए। अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना चाहिए, विश्लेषण एवं निर्णय पर विचार करना चाहिए, किसी अन्य मार्ग या हल को खोजना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पॉजिटिव वाला ही लेना है, किसी अन्य मार्ग या हल को खोजना चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पा रही, बाधा नहीं दूर पे, तो कोई दूसरा रास्ता या उपाय ढूंढना चाहिए, जैसे मैंने प्रिमायर का रास्ता ढूंढा है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा एग्जाम्पल भी हो गया आपके लिए। जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण व्यवहार में प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है तब क्या देखने को मिलता है? निराशा है, चिंता है, उसके कारण उनका व्यवहार जो होता है वो प्रारंभिक या आदिम रूपों में चला जाता है। तो तादात्म्य में देखने को मिलता है, तादात्म्य, प्रतिगमन की मुक्ति देखने को में आती है, पृथक्करण देखने को मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिगमन की मुक्ति देखने में आती है। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है तत्परता का नियम से है। तो ये नियमों से जो आपके थॉर्नडाइक ने जितने भी नियम दिए हैं सीखने के, तो वहाँ से प्रश्न आपके अक्सर पूछे जाते हैं। चारों ऑप्शंस देखिए, इसका अभिप्राय क्या है? कार्यों को सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं और वे कार्य सीख लेते हैं। पाठ पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को बालक की रुचि तथा उत्सुकता पर ध्यान देना है।
प्रश्न करते समय यह ध्यान रखा जाए कि प्रश्न उसी बालक से पूछे जाएं जो उत्तर देने के लिए तत्पर हो, या फिर ये सभी। तो तत्परता का नियम का मतलब यही है कि अगर हम कोई भी कार्य सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर हैं, तो वो काम हम निश्चित रूप से सीख लेते हैं। जितने ज़्यादा हम तत्पर रहेंगे उतने हम जल्दी सीख लेंगे। अगर हम उस काम को सीखना ही नहीं चाहते हैं, हम रेडी ही नहीं है मेंटली, तो हमको वो काम समझ में, चाहे वो कितना ईजी होगा, हमको समझ में नहीं आएगा। कक्षा में समूह इस प्रकार संगठित हो सकते हैं कि सीखने में या तो सहायता दे सकते हैं या रुकावट डाल सकते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? अच्छा प्रश्न। सिर्फ परिभाषा और उक्ति, एक कथन से प्रश्न आ जाता है, और दुनिया में जितने भी कथन है सारे याद कर पाना संभव नहीं है कि ये किसका है, ये किसका है। तो एक दो प्रश्न आपके ज़रूर रहते हैं तुक्के वाले, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस सेट्स में जितने आते जाएँ उतने आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो सही उत्तर होता है इन तीनों का कंबाइंड कथन है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ क्या हो, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या कड़ा अनुशासन हो। तो जहाँ पे उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले वहाँ पे बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। बच्चे, ओके सॉरी दिस इज़ रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन अलग है, देखिएगा। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, अधिगम अंतरण का, ये का क्यों लगा है आई डोंट नो, जहाँ पे क्या हो, किसका प्रयोग किया जाए या किस चीज़ को फॉलो किया जाए, वो यहाँ पे आना चाहिए। कैसा वातावरण हो, वाचिक अधिगम का वातावरण, प्रेक्षण अधिगम का, इस तरह से प्रश्न है। तो सही उत्तर होता है प्रेक्षण अधिगम का माहौल हो वहाँ। अगला प्रश्न, आत्मकेंद्रित व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इनमें से कोई नहीं। युंग महोदय ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो चलिए देखेंगे, सही उत्तर होता है आपका अंतर्मुखी, यानी इंट्रोवर्ट होते हैं। पर्सोना, इसका क्या अर्थ है? नाटक, नाच गाना, मुखौटा, मुंह। पर्सोना से ही पर्सनैलिटी शब्द बना है, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, और इसका सही उत्तर हो जाता है मुखौटा। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। अगला प्रश्न, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, स्प्रेंगर ने, मुरे ने, रोर्शा ने। तो देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्प्रेंगर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया है। कार्ल युंग के अनुसार व्यक्तित्व कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था युंग महोदय ने जो है वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। तो सही आंसर दोनों होगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है। हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? रक्त प्रधान एवं क्रोध प्रधान, निराशावादी एवं कफ प्रधान, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होता है हिप्पोक्रेटस के अनुसार निराशावादी एवं कफ प्रधान व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बाकी हमारा जो फेसबुक पेज है, हमारी जो टेलीग्राम है, वो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।